हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 1 सितंबर 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज है संडे, तो संडे के दिन हम एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 26 से लेकर 31 अगस्त के बीच के करंट अफेयर को देखेंगे, जिसमें 60 प्लस करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर किसी भाई बहन ने 26 से लेकर 31 अगस्त के बीच के करंट अफेयर क्वेश्चन को नहीं देखा होगा तो वो आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को देखकर अपनी तैयारी को जो है पूरी कर सकता है। तो जो है 60 प्रश्न को हम सॉल्व करने में 40 से 45 मिनट लेने वाले हैं, क्योंकि पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे और एक छोटी से बड़ी पॉइंट भी इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ 40 से 45 मिनट बने रहेंगे। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को यह वीडियो 30 मिनट में देखना है तो आप सभी वीडियो की स्पीड जो है 1.5 पर करके देख सकते हैं, या फिर 1.7 पर करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी वीडियो जो है 30 मिनट में समाप्त हो जाएगी, और 30 मिनट में आप सभी 60 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा पहला प्रश्न, जो कि 26 अगस्त का यह पहला प्रश्न है। इसको पूरी व्याख्या से देखेंगे। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में ब्लैक होल फाइंडर ऐप किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। ब्लैक होल फाइंडर ऐप नीदरलैंड ने लॉन्च किया है, और इस ऐप का निर्माण डच ब्लैक होल कंसोर्टियम कंपनी ने किया है। नीदरलैंड की राजधानी का नाम है एम्स्टर्डम, और यहाँ पर जो है द हेग जो एक शहर है, यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। यूरोप का सबसे बड़ा अगर पूछे बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम है, जो कि नीदरलैंड का शहर है, और यह राइन नदी के किनारे स्थित है। दूसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना कब लागू होगी? तो एकीकृत पेंशन योजना लागू होगी 1 अप्रैल 1925 को लागू होगी। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, इसे हिंदी में कहते हैं एकीकृत पेंशन योजना, और हिंदी में क्या कहे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब इसकी पूरी व्याख्या देखें तो यूपीएस यानी एकीकृत पेंशन योजना कब से लागू होगी? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। सबसे पहले भारत में जो है पेंशन के लिए ओपीएस लागू था, यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू था। फिर इसको जो है समाप्त कर दिया जाता है। इसको केंद्र सरकार के द्वारा समाप्त करने के बाद जो है एक नई पेंशन स्कीम लाई जाती है, जिसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम। लेकिन इस पर जो है कर्मचारियों का विरोध होने के कारण इसको भी सरकार के द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो अभी जो है फिर से इस एनपीएस में संशोधन करने के बाद एक नई पेंशन स्कीम लाई जाती है, जिसका नाम है यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम, इसका फुल फॉर्म हो जाता है, यानी कि एकीकृत पेंशन योजना लाई जाती है, और यह लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से। अगर वहीं पूछे कि यूपीएस जो है लाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो टीवी सोमनाथन समिति का गठन किया गया था। यूपीएस के तहत अगर मान लीजिए कोई भी कर्मचारी भारत में सरकार के अंतर्गत 25 साल से ज़्यादा जॉब करता है, सरकारी जॉब करता है, तो जब वह रिटायर होगा तो उसका वेतन मान लीजिए 1000 रुपये है, तो रिटायर जब होगा तो उसके पूरे वेतन का 50% उसको पेंशन दिया जाएगा। तो इसका 50% कितना हो जाएगा? 500 रुपये उसको पेंशन दिया जाएगा। इस 500 रुपये में जो है अगर पूछे सरकार का योगदान कितना रहने वाला है, तो 18% योगदान सरकार का रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि यूपीएस कब से लागू हो जाएगा हमारे देश में? तो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। और समिति का नाम भी याद रखेंगे। किस समिति पर आई है? तो टीवी सोमनाथन समिति की सिफारिश पर यूपीएस हमारे देश में आया है। तीसरा प्रश्न हमारा, हाल ही में टिकटॉक से किसने प्रतिबंध हटा लिया? तो नेपाल ने टिकटॉक से प्रतिबंध हटा लिया। नेपाल के पीएम अगर पूछे कौन है, तो केपी शर्मा ओली हैं। इन्होंने अभी अपने देश से जो टिकटॉक बैन था इसको हटा लिया है, यानी कि अब यहाँ के लोग जो है टिकटॉक पर वीडियो बना सकते हैं। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? काठमांडू है। नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा है, और इसी काठमांडू में अगर पूछे किस संगठन का मुख्यालय है, तो सार्क यानी दक्षेस का मुख्यालय है। वहीं पूछे नेपाल से सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य हैं। एक तो है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। ये 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में कैबिनेट ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की विज्ञान धारा योजना के लिए कितने रुपए की बजट मंजूर की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 10,579 करोड़ रुपए मंजूर की गई है विज्ञान धारा योजना के लिए। विज्ञान धारा योजना यह किसके लिए शुरू किया गया है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शुरू किया गया है कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा। इसके लिए फंड कितना जारी किया गया है? तो 10,579 करोड़ रुपए जारी किया गया है। हाल ही में भारत का पहला पुनः प्रायोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में।
इसकी व्याख्या देखें तो रूमी फर्स्ट यह क्या है, तो यह भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। तो भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कौन सा है, तो यह है रूमी फर्स्ट। इस रूमी फर्स्ट में जो है सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाएगा और इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु से किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा, हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है, तो यह पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय अगर पूछे कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो जोधपुर में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन 25 अगस्त 2024 को पीएम मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो राजस्थान हाईकोर्ट संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है, जोधपुर में। इसका शुभारंभ पीएम मोदी जी ने किया है। भारत में वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम हाई कोर्ट पूछे कौन सा है, तो अमरावती है। अमरावती किस राज्य का हाई कोर्ट है, तो इसका सही ऑप्शन सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सातवां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले शिखर धवन का संबंध किससे है, तो आप सभी को पता है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। शिखर धवन अपना पहला मैच कब खेले थे, तो 2010 में खेले थे। किसके खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इन्होंने अभी क्रिकेट के घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय दोनों संबंध मतलब दोनों कैटेगरी से इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तन्वी पत्री, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तन्वी पत्री इन्होंने भी जीत दर्ज की है एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, चेंगदू चीन में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ करी है, तो माता सुभद्रा कहाँ पर स्थापित है, तो उड़ीसा में। तो ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, याद हो जाएगा। सुभद्रा योजना कहाँ शुरू किया गया है, उड़ीसा में। सुभद्रा योजना उड़ीसा में शुरू किया गया है। उड़ीसा के सीएम हैं मोहन चरण मांझी जी। और यह योजना जो है किसके लिए शुरू किया गया है, तो 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को प्रतिवर्ष 50,000 रुपये दिया जाएगा। महिला दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। पुरुष दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 9वां, हाल ही में दक्षिण भारतीय आदिवासी केंद्र ज्ञान केंद्र कानू का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो ज्ञानू का शुभारंभ किया गया है कर्नाटक में। कानू क्या है, तो दक्षिण भारत का पहला आदिवासी ज्ञान केंद्र है। इसका शुभारंभ किया गया है कर्नाटक में। किसके लिए, आदिवासी समुदाय के विकास के लिए। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जनजातियां हैं और कहाँ पर स्थित हैं उनको भी देखते हैं। ये हमारा समझ लीजिए जी के हैं कि टोडा जनजाति अगर पूछे कहाँ पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। नीलगिरी पहाड़ी अगर पूछे भारत के कितने राज्यों में फैला है, तो भारत के 3 राज्यों में फैला है। एक तो हमारा हो जाता है तमिलनाडु, दूसरा हो जाता है केरल और तीसरा हो जाता है कर्नाटक। तो इन 3 राज्यों में जो है नीलगिरी पहाड़ी स्थित है और इसी नीलगिरी पहाड़ी पर टोडा जनजाति निवास करती है। जोरांग और सेंटलीज जनजाति कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में। संथाल और हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, झारखंड में। भूटिया लेपचा जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। नेक्स्ट है अबोर, मिसमी और डाफला, ये कहाँ पाई जाती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में पाई जाती हैं ये जनजातियाँ, और इसी नाम से गारो, खासी, जयंतिया के नाम से ही मेघालय में पहाड़ियाँ भी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 10वां, हाल ही में ई पत्रिका सपनों की उड़ान किसने लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। सपनों की उड़ान यह क्या है, तो यह एक इंटरनेट पत्रिका है। इसको लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसका थीम क्या रखा गया है, तो सपनों की उड़ान की थीम रखी गई है अंतरिक्ष। यानी कि इस पत्रिका को 23 अगस्त को लॉन्च किया गया था और भारत में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इसकी व्याख्या भी जो है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया जाता है, इसकी व्याख्या भी हम आगे देखने वाले हैं। NCERT की स्थापना अगर पूछे कब की जाती है, तो यह की गई है 1961 में। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो USA में किया गया है। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून किसने लागू किया है, तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून ऑस्ट्रेलिया ने लागू किया है। इसकी व्याख्या देखें तो राइट टू डिस्कनेक्ट कानून यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है और इसकी व्याख्या पहले आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये कंपनी है कोई और इसमें जो है 15+ जो है कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं। कितने, 15+ कर्मचारी इसमें काम कर रहे हैं और ये कर्मचारी जो है 9 बजे से लेकर 4 बजे तक अपनी ड्यूटी जो है इस कंपनी में देते हैं। फिर इसके बाद इस कंपनी का जो ओनर होता है यानी मालिक होता है, माँ से मालिक हो जाएगा, तो मालिक जो है इन कर्मचारियों के पास फ़ोन करके बोलता है कि कंपनी में कुछ काम है, 1 घंटे के लिए वापस आ जाइए। और कब फ़ोन करता है, 5 बजे। तो बोलता है
जो ये लेबर है, लेबर बोलता है कि मालिक अब मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरी टाइम थी 9 बजे से लेकर 4 बजे तक, जो मैंने पूरी तरह से करी है, अब मैं 5 बजे मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ। तो ये मालिक जो है इस लेबर पर जो है दबाव नहीं डाल सकता है, क्योंकि इसके लिए ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लाया गया है। यानी कि कर्मचारी जो है या लेबर जो है अब कंपनी में जितना उनकी ड्यूटी है उतने टाइम तक ही रह सकते हैं, बीच में जो है उस कंपनी का मालिक भी उनको बुला नहीं सकता है। ठीक है, और यह 26 अगस्त 2024 से पूरे ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है। ऑस्ट्रेलिया का उपनाम क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया का उपनाम है प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है कैनबरा। विश्व का सबसे बड़ा अगर पूछे प्रवाल भित्ति क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उसे डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल हैं, 3 महत्वपूर्ण मरुस्थल हैं, एक तो ग्रेट विक्टोरिया, दूसरा गिब्सन और तीसरा सिम्पसन, ये तीनों मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है माउंट कोसोयस्को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है ब्रह्मा। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए फ्रेम 2 मिशन किसने लॉन्च करने की घोषणा करी है? तो यह किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। फ्रेम 2 मिशन कौन लॉन्च करेगा? स्पेस एक्स लॉन्च करने वाला है। अगर पूछे कि इसके मालिक कौन है, तो आप सभी को पता है इसके मालिक हैं एलन मस्क, इसके मालिक हैं। और फ्रेम 2 मिशन के तहत जो है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन किया जाएगा। और इस मिशन को लॉन्च किससे किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। और इस मिशन का हेड पूछे किसे बनाया गया है? तो चुंग वांग को बनाया गया है। ये माल्टा देश के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है अग्निकुल कॉस्मॉस कंपनी, यह भारत की कंपनी है और इसने भारत की पहली 3D रॉकेट बनाया है जिसका नाम है अग्निबाण। स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन है। और ये कहाँ का है? यह रूस का है। और यह कब गया था? तो 12 अप्रैल 1961 को गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में दुनिया का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो यह विकसित किया गया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो विश्व का पहला लचीला सोलर पैनल किसने विकसित किया है? तो यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। वहीं पूछे कि जो नॉर्मली जो सोलर पैनल बनाए जाते हैं उसकी अपेक्षा जो है यह सिलिकॉन पैनल का बना नहीं है और इसकी जो है मोटाई यानी कि यह 150 गुना पतला है। जो नॉर्मल अभी आप सभी देखते होंगे सोलर पैनल, वह जो है किसका बना होता है? जो सिलिकॉन का बना होता है। उसकी अपेक्षा जो है यह सोलर पैनल जो लचीला बनेगा यह 150 गुना पतला भी है, इसका प्राइस भी कम है और यह जगह भी कम लेने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? तो जुलाई 2024 में डाटा आया है कि रूस से सबसे ज़्यादा अब तेल कौन सा देश खरीदने लगा है? तो अपना भारत सबसे ज़्यादा खरीदने लगा है। और रूस से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल चाइना खरीदता है। लेकिन वहीं पूछे कि भारत सबसे ज़्यादा रूस से खरीदता है और दूसरे नंबर पर किससे खरीदता है? तो इराक से खरीदता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं रूस की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को है। रूस की जो मुद्रा है उसको रूबल कहते हैं। रूस का जो संसद है उसको ड्यूमा कहते हैं। और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी है, यह जो है रूस में भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 15वां। हाल ही में सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सतह से सतह में मार करने में सक्षम है, इसका सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। भारत में भी 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, इसको देख लेते हैं। इसको ट्रिक से याद करेंगे पटना से। P फॉर पृथ्वी, A से हो जाएगा अग्नि, और T से हो जाएगा त्रिशूल, N से हो जाएगा नाग, A से हो जाएगा आकाश। जिसमें पृथ्वी और जो ये अग्नि है यह सतह से सतह में वार करने में सक्षम है। त्रिशूल और जो नाग है यह एंटी टैंक मिसाइल है। और आकाश जो है यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। इस आकाश मिसाइल का प्रयोग भारत का जो ADS है, ADS यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसका नाम है समर। तो इस समर में अगर पूछे कि किस मिसाइल का प्रयोग किया गया है, तो आकाश मिसाइल का प्रयोग किया गया है जो कि सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि समर क्या है? तो यह हमारे भारत का ADS है यानी एयर डिफेंस सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 16वां। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा करी है? तो लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में 2 जिले थे पहले, एक तो था कारगिल और दूसरा था लेह। ठीक है, तो लेह जो है यह लद्दाख की राजधानी हुआ करती थी। और अभी जो है केंद्रीय मंत्री गृह अमित शाह जी के द्वारा, जो कि गृह मंत्री हैं, इन्होंने
लद्दाख में 5 नए ज़िले बनाने की घोषणा कर दी है। तो 2 पहले से थे और 5 ये नए ज़िले बन जाएंगे। तो लद्दाख में वर्तमान में 7 ज़िले हो जाएंगे। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे कब बना था, तो यह बना था 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि यह जम्मू कश्मीर है, मान लीजिए इसको जो है 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी बना दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र इसमें छोटा हो गया, बाकी का ये पूरा वाला क्षेत्र किसका हो गया है, लद्दाख का। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को 2 भागों में काटकर एक तो जम्मू कश्मीर बन गया यूटी और दूसरा लद्दाख यूटी बन गया 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सर्फिंग टीम ने वर्ष 2026 एशियाई खेलों के लिए सर्फिंग में कहाँ पहली बार कोटा हासिल किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मालदीव में। इसकी व्याख्या देखेंगे। एशियन गेम्स 2026 कहाँ पे होगा? तो आईची जापान में होगा। जापान का यह शहर है आईची, यहाँ पर होगा। और यहीं पर आयोजन मतलब कि एशियन गेम्स में खेलने के लिए भारतीय सर्फिंग टीम को जो है पहली बार सर्फिंग में कोटा कहाँ हासिल किया है? तो यह मालदीव में किया है। मालदीव में एक खेल का आयोजन किया गया था जिसमें भारत की टीम ने, जो भारत की सर्फिंग टीम है, इसमें भाग लेने गई। और सर्फिंग का मतलब होता है कि पानी के ऊपर जो स्केटिंग करा जाता है, जैसे बर्फ़ में देखते होंगे ना कि ऐसे दोनों हाथों में स्टिक लेकर और बर्फ़ के ऊपर ऐसे इधर उधर फिसलन किया जाता है। तो इसी प्रकार से पानी के ऊपर भी जो है सर्फिंग किया जाता है। तो इसका जो है भारत अच्छी तरह से इस गेम को नहीं खेल पा रहा था, तो इसके लिए भारत को जो है इस खेल में कोटा नहीं मिला था। लेकिन अभी जो है भारत के द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने के कारण जो है सर्फिंग में कोटा मिल गया है। और यह कोटा अगर पूछे कहाँ मिला है, तो मालदीव में मिला है। अब भारतीय सर्फिंग टीम जो है एशियन गेम्स 2026 जो जापान में होगा, इसमें यह खेल सकता है। एशियन गेम्स का पहली बार आयोजन पूछे कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो अपने दिल्ली में किया गया था। और दूसरी बार अगर पूछे भारत में कब किया जाता है, तो 1982 में किया जाता है। भारत अब तक 2 ही बार जो है आसियान गेम्स का आयोजन कर चुका है। एक तो 1981 में पहली बार और दूसरा 1982 में। 19वें क्रम का एशियन गेम्स कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था हांगझाऊ चीन में हुआ था। और 20वें वाला जो है एशियन गेम्स कहाँ होगा? आईची जापान में। हाल ही में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा किसने लॉन्च करी है? यानी कि यूपीआई के माध्यम से अब उधार कौन दे सकता है? फ़ोनपे इस प्रकार की सुविधा शुरू किया है। फ़ोनपे ने यूपीआई पर क्रेडिट लाइन सेवा शुरू कर दी है। मान लीजिए आप फ़ोनपे यूज करते हैं, आपके अकाउंट में 0 बैलेंस है, तो आप जो है फ़ोनपे से उधार ले सकते हैं। मान लीजिए 500 रुपये आपने फ़ोनपे से उधार ले लिया, फिर आप जब अपने अकाउंट में 500 रुपये डालेंगे तो यही 500 रुपये जो है फ़ोनपे अपने अकाउंट में काट लेगा। ठीक है, तो आपके अकाउंट से काट लेगा। तो इस प्रकार की यूपीआई क्रेडिट सेवा किसने शुरू करी है? फ़ोनपे ने। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसका फुल फॉर्म होता है। यूपीआई को लॉन्च किसने किया था? तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो लखपति दीदी सम्मेलन शुरू किया गया है महाराष्ट्र में। लखपति दीदी सम्मेलन अगर पूछे कहाँ शुरू किया गया है? जलगांव में। यह महाराष्ट्र का एक गांव है। और यहीं पर जो है पीएम मोदी जी ने 11 लाख लखपति दीदी को सर्टिफिकेट दिया था। और लखपति दीदी जब योजना शुरू की गई थी तब उस टाइम यह कहा गया था कि पूरे भारत के 1 करोड़ महिलाओं को जो है लखपति दीदी बनाया जाएगा। लेकिन जब अभी इसका लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया महाराष्ट्र में, तो यह घोषणा कर दिया गया पीएम मोदी जी के द्वारा कि जो टारगेट था 1 करोड़, इसको बढ़ा के 3 करोड़ इसका टारगेट कर दिया जाता है। तो अब देश में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य योजना कहाँ प्रारंभ करी है? अरण्य योजना कहाँ प्रारंभ किया गया है? बिहार में। किसके द्वारा? तो बीपीसीएल के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो अरण्य योजना अगर पूछे किसने शुरू किया है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा शुरू किया गया है पहाड़ियों पर वनारोहण करने के लिए। और यह बिहार में शुरू किया गया है बीपीसीएल के द्वारा। और बिहार के 3 जिलों में यह योजना शुरू हुआ है, नवादा, गया, औरंगाबाद में। और वनारोपण के लिए यूपी में भी एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मित्र योजना, मित्र वन योजना। 21वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यह योजना आप सभी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, किसके लिए? शिक्षा के लिए। और किसने शुरू किया है? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि हिमाचल प्रदेश के सीएम है। तो इनकी योजना में सुख आ रहा है और इनके नाम में भी सुख आ रहा है, तो दोनों याद हो जाएगा। ठीक है, और यह योजना अगर पूछे किसके लिए शुरू किया गया है, तो जिन बच्चों के माता पिता यानी कि पेरेंट्स आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, यानी कि अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं, और ऐसे बालक जो दिव्यांग हैं उनके माता पिता को
इस योजना के तहत जो है इन दोनों परिवारों को जो है 1,000 रुपये सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चे को पढ़ा सकें। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अगर पूछे बनाया गया है किस आर्टिकल में, तो शिक्षा का अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बना दिया गया है आर्टिकल 21 में यह बात उल्लेखित है। अगर पूछे कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार कब बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे जो है अनुच्छेद 21 में रखा गया है। शिक्षा अगर पूछे किस सूची का विषय है, तो वर्तमान में शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन जब संविधान निर्माण किया गया था तो उस टाइम पे शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय ना होकर राज्य सूची का विषय था। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 किया जाता है, तो जो ये समवर्ती का सूची है इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया जाता है, यानी कि राज्य की सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। और अब समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं इस पर स्टेट यानी कि स्टेट और सेंट्रल ये दोनों गवर्नमेंट जो है अब इस विषय पर जो है अपना कानून बना सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अगर पूछे RTE एक्ट कब आया था, तो 2009 में आया था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो RTE एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का मैग्ना कार्टा कब आया था, तो 1854 में आया था। इसे जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा को वुड डिस्पैच भी कहते हैं और किसके शासनकाल में आया था, तो डलहौजी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन हीरोफ का संबंध किससे है। कितनी खराब बात है कि एक देश जो है अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ जो है गोले बारूद जो है दाग रहा है। तो आप सभी को पता ही होगा ऐसा कौन सा गंदा देश है, तो पाकिस्तान है। ऑपरेशन हीरोफ के माध्यम से देख लेते हैं, पाकिस्तान जो है अपने ही देश में जो है क्या कर रहा है, गोले बारूद दाग रहा है। किसके खिलाफ, तो अपने ही लोगों के खिलाफ। बलूचिस्तान यहाँ का एक प्रांत है। तो पाकिस्तान आप सभी को पता है इसका मैप कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से पाकिस्तान का मैप है। ठीक है, तो यहाँ का जो क्षेत्र है यानी कि यहाँ का जो प्रांत है इसे जो है बलूचिस्तान कहते हैं। तो बलूचिस्तान में जो है जो लोग थे, तो ये जो है पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जो है क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, गोलाबारी कर रहे थे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट है उसने अपनी आर्मी को जो है यह आदेश दे दिया कि जाओ और इस बलूचिस्तान पर जो है आक्रमण करो। तो यहाँ पे मिसाइल बम बारूद जो है ऑपरेशन हीरोफ के माध्यम से पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान प्रांत पर बरसाने लगी। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है, इस्लामाबाद है। पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहते हैं। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। सुलेमान पर्वत ये भी पाकिस्तान में है। भारत सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाए जाते हैं, तो क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ऑपरेशन करुणा कहाँ चलाया गया था, म्यांमार में। ऑपरेशन कावेरी सूडान में। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में। ऑपरेशन अजय इजराइल में। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। कामधेनु जम्मू कश्मीर में। तो ये सभी ऑपरेशन जो है भारत सरकार के द्वारा चलाए गए थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही ओरंगुटान कूटनीति का संबंध किससे है। तो ओरंगुटान कूटनीति का संबंध है मलेशिया से। इसकी व्याख्या देखेंगे, थोड़ी सी ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। ओरंगुटान कूटनीति जो है किसके द्वारा लाया गया था, तो मलेशिया सरकार के द्वारा लाया गया था। बहुत समय पहले जो है जब कोई भी देश मलेशिया से जो है जब पाम ऑयल खरीदता था, तो मलेशिया जो है उस देश से पैसे भी लेता था और अपने देश से क्या देता था, उसको पाम ऑयल देता था और साथ साथ ओरंगुटान यहाँ का एक जीव है उसको भी इस देश को गिफ्ट में देता था। ठीक है, लेकिन जो है कुछ समय बाद जो है जब देखा कि ओरंगुटान जो जीव है ये विलुप्ति की कगार पर पहुंच गया है, तो मलेशिया ने क्या कहा है कि अब जो है हम सिर्फ उसको जो है उस देश को सिर्फ पाम ऑयल देंगे। ठीक है, पाम ऑयल देंगे, अब उसे ओरंगुटान नहीं देंगे और जो इस देश से हमको पैसे मिलेगा उसी पैसे से जो है हम ओरंगुटान जीव की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो अगर पूछे कि ओरंगुटान जो है किस द्वीप पर पाया जाता है, तो बोर्नियो द्वीप पर पाया जाता है। तो ओरंगुटान कूटनीति किससे संबंधित है, मलेशिया से संबंधित है। बोर्नियो द्वीप पर अगर पूछे कितने देश इस पर अधिकार करके बैठे हैं, तो 3 देशों का इस पर अधिकार है। एक तो है मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनोई। थोड़ी सी देख सकते हैं, ये है मान लीजिए बोर्नियो द्वीप। इस रीजन में छोटा सा बिल्कुल देश है ब्रुनोई, इसके नीचे थोड़ा बड़ा सा देश है मलेशिया और पूरे में कौन फैला हुआ है, तो पूरे में फैला हुआ है इंडोनेशिया। मलेशिया की राजधानी का क्या नाम है, कुआलालंपुर। यहाँ की मुद्रा का नाम है रिंगिट। भारत के साथ यानी इंडिया और मलेशिया के बीच में 3 अभ्यास होते हैं। एक तो होता है उधार शक्ति अभ्यास, फिर होता है समुद्र लक्ष्मण अभ्यास और एक होता है हरिमो शक्ति अभ्यास।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस सरकार ने पावेल डुरोब को गिरफ्तार किया है। पावेल डुरोब का संबंध अगर पूछे किससे है तो ये टेलीग्राम के संस्थापक हैं। पावेल डुरोब ने टेलीग्राम के संस्थापक हैं और ये जो है टेलीग्राम की स्थापना कब करते हैं, 2013 में करते हैं। और ये अभी हाल ही में कहाँ गए थे, पेरिस गए थे और पेरिस में ही इनको जो है बिना बताए इनको जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है, पावेल डुरोब को। और इसके बाद इनको बताया जाता है कि जो तुमने टेलीग्राम शुरू किया है इस पर क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और तुम इसको रोक नहीं पा रहे हो। इसको जो है इसी के कारण जो है पावेल डुरोब को पेरिस सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी जो है एक्स जिसे ट्विटर कहते हैं, इसका परिचालन किस देश में बंद कर दिया गया है, ब्राज़ील में कर दिया गया है। और अगर बात करें टिकटॉक को फिर से कहाँ शुरू किया गया है तो नेपाल में फिर से शुरू कर दिया गया है। पैरालंपिक खेल 2024 कहाँ पर हो रहा है, तो जहाँ पे ओलंपिक खेल होता है, जहाँ पर ओलंपिक खेल होता है वहीं पर जो है पैरा ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया जाता है। तो ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था, पेरिस में किया गया था और यहीं पर जो है पैरा ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया गया है। सॉरी, इसकी व्याख्या देखते हैं। पैरा ओलंपिक 2024 का खेल कहाँ पर हो रहा है, तो पेरिस फ्रांस में हो रहा है। पैरालंपिक का शब्द का मतलब होता है कि इसमें जो है दिव्यांग खिलाड़ी ही भाग लेंगे और इस बार यह जो है 17वें क्रम का आयोजन हो रहा है और इसका शुभंकर रखा गया है फ्रिज यानी टोपी, इसका शुभंकर रखा गया है। और पहली बार जो है अगर पूछे कि पैरालंपिक खेल कब खेले गए थे तो 1960 में खेला गया था। वही पूछे कि ओलंपिक खेल पहली बार कब खेला गया था, ओलंपिक खेल जो है, एक सेकेंड, ओलंपिक खेल अगर पूछे पहली बार कब खेला गया था तो ओलंपिक खेल पहली बार खेला गया था 1893 में। 1894 में इसकी स्थापना होती है और 1896 में यह पहली बार कहाँ पर खेला जाता है, एथेंस में खेला जाता है। ठीक है, और ये जो है ओलंपिक होता है। और पैरालंपिक पहली बार कब खेला गया था तो 1960 में खेला गया है। कहाँ पर खेला गया था तो रोम इटली में खेला गया था। और ये वाला कहाँ खेला गया था तो एथेंस में खेला गया था। तो आप सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जहाँ पे ओलंपिक खेल पहले होता है, जहाँ पर ओलंपिक खेल होगा उसके बाद जो है उसी साल जो है पैरालंपिक खेल उसी देश में खेला जाएगा। ठीक है, तो पैरा ओलंपिक खेल जो है कहाँ पर हो रहे हैं तो यह हो रहा है पेरिस में। इसमें जो है अगर पूछे कि भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन बनाए गए हैं तो यह बनाए गए हैं सुमित अंतल और भाग्यश्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ है, तो मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन किया गया है दुबई में। इसकी व्याख्या देखें तो मदर टेरेसा पुरस्कार 2024 का 24वें क्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। और मदर टेरेसा को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था तो 1979 में मिला था और इनकी मृत्यु हो गई थी 1977 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहीं पर जो ये पुरस्कार मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन किया गया है दुबई में, यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण लोगों को पुरस्कार भी मिला है। तो देख लेते हैं, जैसे कला क्षेत्र का पुरस्कार किसके मिला है तो इरका बेंचेको को मिला है। और शिक्षा के लिए क्षेत्र का पुरस्कार किसे मिला है तो MP रोजारियो को मिला है। और संगीत का पुरस्कार किसे मिला है तो अहमद अल हाशमी जी को मिला है। UAE की राजधानी अगर पूछे कि UAE की राजधानी का क्या नाम है, आबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना, फिर से एक बार प्रश्न आया है तो थोड़ी सी व्याख्या यहाँ पे भी देखेंगे। एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो यह कब से लागू होगा, मैंने बता दिया था 1 अप्रैल 2025 से यह पूरे देश में लागू हो जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में इसको किसने अपना लिया है तो महाराष्ट्र सरकार ने अपनाया है। यूनिफाइड, इसको देखते हैं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एकीकृत पेंशन योजना, यह 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। और UPS की स्थापना अगर पूछे किस कमेटी पर की जाती है तो TB सोमनाथन कमेटी की सिफारिश पर UPS की स्थापना की जाती है। UPS को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है तो महाराष्ट्र बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर बात करें कि महाराष्ट्र के CM कौन है तो एकनाथ शिंदे जी हैं। हाल ही में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने करी है, तो श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने करी है तो यह किया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। श्री कृष्ण गमन पथ राजस्थान सरकार के द्वारा बनाने की घोषणा की गई है और यहाँ के CM है भजनलाल शर्मा जी। इसके बाद यह श्री कृष्ण गमन पथ योजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में शुरू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो कहाँ पर शुरू किया गया है, राजस्थान में, फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में शुरू किया जाएगा। संविधान संग्रहालय कहाँ बनाया गया है तो हरियाणा में। और न्यायालय संग्रहालय कहाँ बनाया गया है तो यह बनाया गया है जोधपुर में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं तो तेगबीर सिंह बने हैं और ये 5 वर्ष के हैं। और ये कहाँ के हैं
तो ये पंजाब रोपड़ ज़िले के हैं तेगबीर सिंह, और इन्होंने माउंट किलिमंजारो को सबसे कम उम्र में फतह करने वाले ये पहले एशियाई व्यक्ति बन गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप की अगर पूछे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट किलिमंजारो है, जिसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। इसको फतह किसने किया है, तो तेगबीर सिंह ने किया है, जो कि 5 वर्ष के हैं। और वहीं पूछे कि अगर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो यह केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च टारागर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करेगा, तो टारागर फर्स्ट उपग्रह किसका अध्ययन करने वाला है, तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन करने वाला है। इसकी व्याख्या देखें तो टारागर फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च कौन किया है, तो नासा के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो किस रॉकेट से, तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है, और यह रॉकेट अगर पूछे किस कंपनी का है, तो स्पेस एक्स कंपनी का है। और टारागर फर्स्ट के माध्यम से किसका अध्ययन किया जाएगा, तो मीथेन और कार्बन डाई का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि जो मतलब हमारी पृथ्वी पर मीथेन और कार्बन डाई बढ़ रहे हैं या उत्सर्जन हो रहे हैं, वो उसके बारे में अध्ययन करने वाला है। हाल ही में स्लिम मून मिशन से संपर्क टूट जाने के बाद किसने इसका परिचालन बंद कर दिया है, तो स्लिम मून मिशन किसका है, तो यह जाक्सा का है। जाक्सा यह स्पेस एजेंसी पूछे किस देश की है, तो यह जापान की स्पेस एजेंसी है। स्लिम मून मिशन यह जो है किसके लिए शुरू किया गया था, तो चंद्रमा के लिए यह मिशन शुरू किया गया था जाक्सा के द्वारा, जो कि जापान की स्पेस कंपनी है। इसे जो है इस मिशन को जो है मून स्नाइपर मिशन भी कहते हैं। चांद के अध्ययन के लिए इसे भेजा गया था, और अभी हाल ही में इसका संपर्क जो है टूट जाने के कारण जापान ने इस मिशन को बंद कर दिया है। चांद पर लैंडिंग करने वाले 5 देश हो गए हैं अब तक, कौन कौन से, USA, रूस, चीन, भारत, जापान। तो ये 5 देश हैं जिन्होंने चांद पर लैंडिंग कर ली है। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत ने चांद पर अपने जो है चंद्रयान मिशन को भेजा था। किस रॉकेट से, तो LVM-3 M4 रॉकेट से जो है चांद पर अपने मिशन भारत ने भेजे थे। इसका नाम है चंद्रयान 3। और पूछे कब भेजा गया था, तो 14 अगस्त को भेजा गया था। किस तारीख को, तो 14 जुलाई को भेजा गया था। कब भेजा गया था, तो 14 जुलाई को भेजा गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना, 14 जुलाई को भेजा गया था। और इसके बाद 23 अगस्त को जो है यह चांद के साउथ पोल पर लैंड करता है चंद्रयान 3। और इसी दिन जो है तब से भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से SIG 716 राइफलों की खरीद करने का समझौता किया है, तो यह किया गया है USA के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो भारत सरकार ने अभी USA के यानी कि अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, और इसमें यह समझौता किया गया है कि भारत सरकार जो है SIG 716 राइफल जो है, इस कंपनी का राइफल जो है 2025 तक भारत में 1,45,400 राइफल भारत में भेजेगा USA। ठीक है, तो USA भारत में 1,45,400 राइफल भेजने वाला है, जो कि राइफल का क्या नाम है, SIG 71 राइफल है। और इसी प्रकार का समझौता रूस के साथ भी किया गया था। इंडिया और रूस के बीच में भी समझौता किया गया है AK-203 राइफल के द्वारा। और इस राइफल का निर्माण कहाँ किया जाएगा, यूपी में किया जाएगा। USA की राजधानी का नाम है वाशिंगटन DC, पोटामैक नदी के किनारे स्थित है। और USA में पहली अश्वेत महिला जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए घोषित हुई हैं, इनका नाम है कमला हैरिस। और इनके विपक्ष में कौन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप होंगे। हाल ही में सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन जिसका नाम है हिलकोल कहाँ लॉन्च की गई है, तो हिलकोल लॉन्च की गई है हैदराबाद में। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। हिलकोल अगर पूछे क्या है, तो ओरल हैजा वैक्सीन है। यह हैजा का वैक्सीन है। ओरल मतलब होता है जो मुख के अंदर ऐसे बूंद बूंद करके डाली जाती है, उसे ओरल कहते हैं। और हिलकोल को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। और इस हिलकोल का निर्माण अगर पूछे किस कंपनी ने किया है, तो भारत टेक बायोटेक कंपनी ने करा है। और यह कंपनी कहाँ की है, हैदराबाद की है। सर्वावैक्स कंपनी वैक्सीन का निर्माण अगर पूछे किसके लिए किया गया है, तो सर्वाइकल कैंसर के लिए किया गया है। किस कंपनी ने किया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ने इसका निर्माण किया है। R21 या फिर मैट्रिक्स वैक्सीन किसके लिए बनाया गया है, तो मलेरिया के लिए बनाया गया है। हैबिस्योर वैक्सीन किसके लिए बनाया गया है, तो हेपेटाइटिस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है, तो यह चुने गए हैं जय शाह जी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ICC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ है, दुबई में है। इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। जय शाह के पहले कौन थे, तो ग्रेग बर्कले थे, लेकिन अब जय शाह हो गए हैं। और अगर बात करें कि ICC के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं, जय शाह बन गए हैं। इनकी उम्र 35 साल है।
बी श्रीनिवासन ये कौन बने हैं? तो बी श्रीनिवासन को एनएसजी का डीजी बनाया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बी श्रीनिवासन जी को बनाया गया है। एनएसजी का कार्य क्या है? तो आतंकवाद के खिलाफ कार्य करने वाली संस्था है एनएसजी। हाल ही में छोटे ग्रामीण उधारकर्ताओं को ऋण के घर्षण रहित प्रवाह के लिए यूएलआई लॉन्च करने की घोषणा करी है। यानी जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको उधार यानी कि बैंक से ऋण लेने के लिए उनको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, यानी कि उनको जो है इधर से उधर जो है दौड़ना पड़ता है। तो इसी को आसान करने के लिए यूएलआई लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो यह शुरू किया गया है आरबीआई के द्वारा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो जैसे यूपीआई शुरू किया गया है, यूपीआई शुरू किया गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू किया गया था 2016 में एनपीसीआई के द्वारा। यानी कि अब जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार अकाउंट बैंक में जाए अपने पैसे को निकाले। उसी के लिए एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च किया था और इसके माध्यम से फ़ोनपे, यूपीआई और गूगल पे इन सभी के माध्यम से जो है बिना बैंक जाए एक व्यक्ति दूसरे खातों में पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है। उसी माध्यम पे यूएलआई यानी कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा। मान लीजिए किसी ग्रामीण व्यक्ति को लोन लेना है तो वो जो है बैंक में जाएगा, उसको इधर उधर से इस बैंक से इस कार्यालय में वहाँ पर ऐसे दौड़ाया जाता है। तो इसी सुविधा को आसान करने के लिए आरबीआई ने यूएलआई लॉन्च किया है और इस माध्यम से जो है व्यक्ति का जो सारा डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड हो जाएगा, पैन कार्ड हो जाएगा या फिर और कोई भी वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो इन सभी को जो है एक ही वेबसाइट पर मतलब जो है अपलोड कर दिया जाएगा और ये जो है फिर इसके बाद ग्रामीण व्यक्ति ले जाकर किसी भी बैंक में अपना डॉक्यूमेंट दिखाएगा और उसी वक्त जो है बैंक जो है इस ग्रामीण व्यक्ति को जो है लोन दे सकेगा। ठीक है, तो ये आसान बनाने के लिए यूएलआई लॉन्च किया गया है आरबीआई के द्वारा। अगर पूछे आरबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो शक्तिकांत दास जी वर्तमान में आरबीआई के अध्यक्ष हैं। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किस आयोग की सिफारिश पर? तो शाही आयोग या यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। हाल ही में गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने कहाँ 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया है? तो यह किया गया है बिहार में। इसकी व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो नालंदा बिहार में आयोजन किया गया है। किसकी याद में? तो गुरु पद्म संभव के जीवन और विरासत की याद में जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का सम्मेलन नालंदा बिहार में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो बिहार राज्य के राज्यपाल श्री राजेंद्र आर्लेकर जी इसके मुख्य अतिथि बनाए गए हैं। अगर वहीं पूछे कि बौद्ध धर्म का पहला जो उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा कहाँ पर दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? श्रावस्ती में दिया गया था। और महात्मा बुद्ध को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। और महात्मा बुद्ध को इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अगर पूछे किसके द्वारा किया जाता है? कुमार गुप्त के द्वारा किया जाता है। वहीं पूछे कि कुमार गुप्त जो है किस वंश से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे गुप्त वंश से। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37। हाल ही में एआई संचालित संवादी शॉपिंग सहायक रिफ्यूज किसने लॉन्च किया है? तो RUFU किसने लॉन्च किया है? तो यह अमेजॉन के द्वारा शुरू किया गया है। अमेजॉन आप सभी को पता है कि यह एक शॉपिंग करने वाला एप्लीकेशन है। इसी में जो है सहायता करने के लिए एक संवादी शॉपिंग सहायक शुरू किया गया है अमेजॉन के द्वारा, जिसका नाम है RUFUS। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है शॉपिंग में हेल्प करने के लिए। मान लीजिए कि आप सभी कुछ खरीदना चाहते हैं तो अमेजॉन ऐप पर जाएंगे, उसको खोलेंगे। आपको अगर मान लीजिए कोई स्लीपर खरीदना हुआ या कोई क्लॉथ खरीदना हुआ तो आप सभी यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं और यह जवाब देगा कि हाँ इस प्रकार का स्लीपर यहाँ पे है या नहीं है। और अमेजॉन के मालिक अगर पूछे कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। इराह क्या है? इराह जो है भारत की पहली AI फिल्म है। आयरिस क्या है? तो भारत की पहली AI टीचर है और ये कहाँ पर पढ़ा रही है? तो केरल में पढ़ा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 10 साल पूरे किए हैं। इसे कब लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था और इसके माध्यम से जीरो अकाउंट बैलेंस खोला गया था और इसका भी हाल ही में 10 वर्ष पूरा हो गया है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना यह विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। अगर पूछे कि जीरो बैलेंस के माध्यम से अगर पूछे कि भारत का पहला जिला ऐसा कौन सा है जहां पर 100% अकाउंट खोले गए हैं, तो एर्नाकुलम जिला है केरल का। वहीं पूछे कि भारत का पहला
100% अकाउंट खोलने वाला जीरो बैलेंस के माध्यम से कौन सा राज्य बन गया है? तो केरल बन गया है। जिला भी केरल का है और राज्य भी केरल ही है। और अगर पूछे कि जनधन योजना का जो है ध्येय वाक्य क्या है? तो मेरा खाता भाग्य विधाता, यह इसका ध्येय वाक्य है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 2024 कब मनाया गया है? तो यह मनाया जाता है 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में। विश्व जल सप्ताह दिवस अगर पूछे जो 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त के बीच में मनाया जाता है और इसकी शुरुआत होती है 1991 से। और अब की बात 2024 में इसकी थीम रखी गई है सीमाओं को जोड़ना, इसकी थीम रखी गई है। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया गया है। जीएसटी भवन का उद्घाटन उदयपुर राजस्थान में किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया है। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वन नेशन वन टैक्स अगर पूछे किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी जो है पूरे भारत में कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगर पूछे जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था? तो जीएसटी जो है यह विजय केलकर समिति की सिफारिश पर भारत में स्थापित किया गया था। और अगर पूछे जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246 है। वहीं पूछे जीएसटी काउंसिल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 279A या जीएसटी काउंसिल से संबंधित है। जीएसटी पूछे कैसा कर है? तो यह अप्रत्यक्ष कर है। और यह किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? तो वित्त मंत्री जी हैं, जो कि वर्तमान में निर्मला सीतारमण जी हैं। हाल ही में साफ अंडर 20 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीता गया है बांग्लादेश के द्वारा। इसकी व्याख्या देखें तो साफ अंडर 20 चैंपियनशिप इसका आयोजन नेपाल में किया गया था। और अगर पूछे कि विजेता कौन बना है? विजेता जो है बांग्लादेश बना है और उप विजेता कौन बना है? तो नेपाल बना है। साफ का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। और इस बार जो है साफ 20 अगर पूछे इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया? नेपाल में। और किस क्रम का? तो छठे क्रम का आयोजन किया गया है। फुटबॉल के लिए अगर पूछे विश्व स्तर पर कौन सी संस्था है? तो फीफा है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं इन्फेंटिनो साहब। और अगर पूछे कि फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में ईरान सरकार द्वारा पहली बार नियुक्त हुई महिला सरकारी प्रवक्ता कौन है? तो ईरान में कोई पहली महिला ऐसी है जिसे प्रवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया है और यह सरकारी महिला बन गई हैं। तो इनका सही नाम हो जाएगा फ़तेह मोहजेरानी। फ़तेह मोहजेरानी इसका सही नाम हो जाएगा। फ़तेह मोहजेरानी इस तरह का नाम रख देते हैं कि बोलने में भी प्रॉब्लम हो। तो मोहजेरानी जी को ईरान सरकार ने पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया है। और इनको नियुक्त किसने किया है? तो मसूद पेजेशियन ने किया है। और ये कौन है? तो ये जो है प्रेसिडेंट है, कहाँ के? ईरान के प्रेसिडेंट है। प्रीति सूदन को भी हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को आप सभी को पता है किसका हैप्पी बर्थडे होता है? तो मेजर ध्यानचंद जी का हैप्पी बर्थडे होता है। और इनका जन्म प्रयागराज में हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था। पहली बार जो है खेल दिवस मनाने की घोषणा 2012 में की जाती है। और 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया था। और पहली ही बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो 11 जून को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी आईसीसी कोलकाता ने किसे भारत के सर्वश्रेष्ठ लघु बैंक का पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। यह बैंक अगर पूछे कहाँ का है? तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक यह जो है बेंगलुरु का बैंक है और इसकी स्थापना 2018 में की जाती है। अभी इस बैंक को जो है सर्वश्रेष्ठ लघु वित्त बैंक पुरस्कार प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? आईसीसी कोलकाता के द्वारा प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 12 शहरों को। इसकी व्याख्या देखें तो राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत जो है देश में 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई है। और ये 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर जो है 10 राज्यों में हैं। और इसके लिए जो है फंड कितना रुपए जारी किया गया है? तो जारी किया गया है 28,602 करोड़ रुपए जारी किया गया है। अगर बात करें 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या है? तो अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इसकी 2024 में थीम रखी गई है स्वयं और समाज के लिए योग।
हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी, सतीश कुमार जी को जो है रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसकी व्याख्या देखें तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बनाए गए हैं? सतीश कुमार बनाए गए हैं। और इसके पहले कौन थे? तो जया वर्मा सिन्हा जी रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष थी, लेकिन अब जो है वर्तमान में कौन बन गए हैं? सतीश कुमार जी बन गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। और वर्तमान में पूछे कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो 18 हैं। हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है और इसमें जो है 10 मीटर एयर पिस्टल की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इन्होंने मनु भाकर जी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने एक ओलंपिक में 2 मेडल जीती हैं और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन जाती हैं। और दोनों कौन सा मेडल जीती हैं? तो इन्होंने दोनों ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पेरिस ओलंपिक 2024 या इसमें भारत की रैंक 71वीं है और भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें से 2 पदक किसने जीता है? तो मनु भाकर जी ने जीता है। हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष किसने निर्धारित की है? तो भारत में जो है महिलाओं के लिए कितनी वर्ष है शादी की? तो 18 वर्ष है। इसको बढ़ाकर जो है 21 वर्ष किसने कर दिया है? तो हिमाचल प्रदेश ने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम मैंने बता दिया सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। यहाँ पर महिलाओं की शादी की उम्र जो है 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है। अगर वही पूछे कि वोट डालने का जो है वर्ष कितना निर्धारित हुआ है अब, तो अब जो है 18 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना था? तो 21 वर्ष था। 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया है। और किस संशोधन के द्वारा? तो ये 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। हाल ही में रिलायंस समूह ने कौन सा AI सूट लॉन्च किया है? तो AI सूट लॉन्च किया गया है ब्रेन किसके द्वारा? तो रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अभी पूछे कि रिलायंस के अध्यक्ष कौन है? तो मुकेश अंबानी जी हैं। और यह जो जियो सूट यानी कि जो जियो ब्रांड AI सूट लॉन्च किया गया है, इसमें जो है हाई स्पीड इंटरनेट के माध्यम से 5G और 6G के पूर्वानुमान का पता लगाया जाएगा। यूपी में एक पॉलिसी लॉन्च की गई है जिसका नाम है डिजिटल मीडिया पॉलिसी। इसमें जो है यूपी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको अगर कोई व्यक्ति, जो उत्तर प्रदेश का कोई व्यक्ति है, अगर उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से उस योजनाओं का प्रचार प्रसार करता है तो उत्तर प्रदेश सरकार उसको क्या देगी? पैसे देगी। अगर फेक न्यूज़ फैलाया गया तो उस व्यक्ति को जो है उम्र कैद की भी सज़ा जो है दिया जाएगा। हाल ही में 8वां धम्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित किया गया है अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में किया गया है। इसकी व्याख्या देखें। धम्म सम्मेलन 2024 में 8वां क्रम इसका कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। इस धम्म सम्मेलन में अगर पूछे मुख्य अतिथि कौन बनाए गए हैं? तो जगदीप धनखड़ जी बनाए गए हैं, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर बनने वाला शहर धूलिखेल शहर कहाँ स्थित है? तो एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर है धूलिखेल शहर। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह नेपाल का शहर है। एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर धूलिखेल शहर है, जो कि नेपाल का यह शहर है। और इसे जो है मान्यता दी गई है WHO के द्वारा। WHO के द्वारा नेपाल का पहला स्वस्थ शहर किसे घोषित किया गया है? तो धूलिखेल शहर को किया गया है। और इस शहर के द्वारा जो है SDG लक्ष्य को फॉलो किया जा रहा है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य को प्राप्त करने में धूलिखेल शहर जो है आगे बढ़ता जा रहा है। और अगर पूछे कि SDG के लिए कुल कितने गोल निर्धारित किए गए हैं? तो सस्टेनेबल विकास के लिए कुल 17 गोल निर्धारित किए गए हैं। और ये 17 गोल कब तक प्राप्त करने हैं? तो 2015 से लेकर 2030 के बीच में ये 17 गोल पूरे विश्व को प्राप्त करने हैं, यानी कि 15 सालों में। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने अपना 5वां फेज स्टूडियो कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है फिलीपींस में। फेज स्टूडियो अगर पूछे कि फेज स्टूडियो किसने लॉन्च किया है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो फेज स्टूडियो को लॉन्च करने का उद्देश्य है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। और इसका जो है 5वां फेज स्टूडियो कहाँ स्थापित किया गया है? मनीला फिलीपींस में स्थापित किया गया है। हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो वधवन बंदरगाह की आधारशिला रखा गया है महाराष्ट्र में। इसकी व्याख्या देखें तो वधवन बंदरगाह की आधारशिला PM मोदी जी ने रखी है महाराष्ट्र के जिले पालघर में रखा गया है।
जिसके लिए 76,000 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित है। और इसका निर्माण अगर पूछे कौन करेगा तो वर्धमान बंदरगाह का निर्माण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण इसका निर्माण करने वाला है। महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा जी। इन्होंने सी बॉक्स लॉन्च किया है और इस बॉक्स को लॉन्च करने का उद्देश्य है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना। ब्रिटेन का साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय अपना परिसर भारत में कहाँ स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा गुरुग्राम हरियाणा में। साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यह ब्रिटेन का विश्वविद्यालय है। इसने अपना परिसर स्थापित करने का जो है उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया है। और इस विश्वविद्यालय का परिसर स्थापित करने में लाइसेंस अगर पूछे किसके द्वारा दिया गया है तो दिया गया है यूजीसी के द्वारा। यूजीसी की स्थापना अगर पूछे कब की जाती है तो यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की जाती है? तो 1956 में किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे बादल के गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। यह चक्रवात अगर पूछे इसका नामकरण किसने किया है तो असना नामकरण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। असना चक्रवात अगर पूछे किस क्षेत्र में आया है तो गुजरात में आया है। और असना का नामकरण अगर पूछे किसने किया है तो पाकिस्तान ने किया है। और अभी कुछ महीनों पहले रेमल चक्रवात आया था बंगाल की खाड़ी में और इसका नामकरण किया गया था ओमान सरकार के द्वारा। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट कहाँ लॉन्च हुई है? तो यह लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखें तो सीमेंस कंपनी ने इरबा MDX मंकी पॉक्स RT-PCR किट का निर्माण किया है। और यह जो किट बनाया गया है यह भारत की पहली स्वदेशी एमपॉक्स किट है। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इतिहास रच दिया है स्वर्ण पदक जीतकर। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है 10 मीटर एयर राइफल में और पैरालंपिक खेलों में 2 गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं प्रीति पाल, इन्होंने भी पेरिस पैरालंपिक है इन्होंने इसमें कांस्य पदक जीता है महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में। और वहीं दूसरी तरफ और ये पहली भारतीय महिला बन जाती हैं जिन्होंने दौड़ में कांस्य पदक जीता है। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो मनील नरवाल ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल इन्होंने जीत लिया है। हाल ही में ICG ने पहला स्वदेशी रूप से विकसित कौन सा प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है समुद्र प्रताप यह भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत है। इसको IGC के लिए लॉन्च किया गया है। ICG का फुल फॉर्म होता है इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर पूछे कि इंडियन कोस्ट गार्ड दिवस कब मनाया जाता है तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अभी इसको लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और उसका नाम है INS अरिघात। कहाँ से लॉन्च किया गया है? विशाखापत्तनम से। और पहली वाली पूछे कौन सी परमाणु पनडुब्बी है तो INS अरिहंत है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे विस्तारा एयरलाइंस में FDI की मंजूरी दी है? तो सिंगापुर को दी है। विस्तारा एयरलाइंस का अभी विलय किसमें किया जाएगा? एयर इंडिया में इसका विलय किया जाएगा। और इसका विलय अगर किया जाता है तो सिंगापुर एयरलाइंस को 25.1% FDI की मंजूरी दी जाएगी एयर इंडिया के द्वारा। और विस्तारा एयरलाइंस की अगर पूछे अंतिम उड़ान कब भरी जाएगी तो 1 नवंबर 2024 को इसका आखिरी उड़ान भरा जाएगा। फिर इसके बाद इसका विलय कहाँ कर दिया जाएगा? एयर इंडिया में इसका विलय कर दिया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बने हैं RS भट्टी जी। इसकी व्याख्या देखें तो CISF इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1969 को होता है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और CISF के महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो राजविंदर सिंह भट्टी बनाए गए हैं। और इसके पहले कौन थी? तो IPS नीना गुप्ता थी। लेकिन अब कौन है? तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं CISF के अध्यक्ष। और वहीं बात करें दलजीत सिंह चौधरी को BSF का अध्यक्ष बनाया गया है। BSF अगर पूछे यह सेना कहाँ पर तैनात होती है तो भारत पाकिस्तान सीमा पर और भारत और बांग्लादेश सीमा पर। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन मैंने बता दिया सतीश कुमार बने हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने
सभी प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व किया है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो बड़ी बन गई होगी, देख लेते हैं 54 मिनट की हो गई है, तो 60 मिनट 60 प्रश्न, ठीक है। तो आप सभी जो है, अगर आप सभी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आइए, मेरा टेलीग्राम लिंक है, आप इसको जो है ऐसे सेम टू सेम टेलीग्राम पर जाकर अगर लिख देंगे और इसके बाद सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम अकाउंट आप सभी को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो भी हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कल फिर मिलते हैं अपने नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।